हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हम वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 को। हमने लास्ट वीडियो में समझा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। इस वीडियो में हम समझेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आई होप आपने पिछली वीडियोस से गो थ्रू कर लिया होगा एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और इसमें हम सब कुछ लाइन बाय लाइन ही समझेंगे। You have understood so far that all forms of organized activity need to be managed। किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जहाँ पे भी हो आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। You would also have observed that organizations look for individuals with specific qualifications and experience to manage them। ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे मैनेजर्स की तलाश में रहती हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को चाहती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिनके पास स्किल्स भी हों एंड क्वालिफिकेशन भी हो, वो दोनों ही क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हों। इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑन द वन हैंड एंड इंक्रीजिंग emphasis ऑन मैनेज बिजनेस कंसर्न्स। वो कहते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया है कि जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, उसकी भी ज़रूरत है हमें, प्लस हमें मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है। उसमें सिर्फ बिजनेस सेटअप कर लेने से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करना होगा। आपको मैनेजमेंट लाना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस सेटअप करने की बात कर रहे हो। डज दिस इम्प्लाई दैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। तो क्या वो कहते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ठीक है, जैसे प्रोफेशन यानी कि हम कहते हैं डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो क्या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले पड़ती है। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस एग्जामिन द स्लाइड फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन एंड सी वेदर मैनेजमेंट सेटिस्फाइज देम। सो वो कहते हैं कि चलिए देखते हैं हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ के प्रोफेशन के कि क्या ये मैनेजमेंट के क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, क्या हम इसे कह सकते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। Let's see. A profession has the following characteristics: well-defined body of knowledge. It is a well-defined body of knowledge. वो कहते हैं जो प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन है आपका, टीचिंग है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, इट इज़ कोई भी प्रोफेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आप जैसे कि सपोज कर लें, अगर आप लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना होगा। आपको डिफरेंट कोर्ट्स में जो है प्रेजेंटेशन देनी होगी। हाँ, जैसे जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद जाकर वो जज बनते हैं, राइट। सो इट इज़ बिल्कुल उनको लेवल से गुजरना पड़ता है, फिर जाके उनको वो टाइटल मिलता है। जैसे सीए में होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, कि आपको उनके एक एसोसिएशन बना है, उसे ज्वाइन करना है एंड देन उनका जो भी स्टडी मटेरियल है, जितने एग्ज़ाम्स हैं उन्हें क्लियर करना है, आर्टिकलशिप करनी है, इंटर्नशिप्स करनी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। उन सब चीज़ों, उन सब लेवल्स को क्लियर करने के बाद जाकर आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम के आगे लिखते हो। जैसे CFA कोर फाइनेंस कोर्स है ये, राइट। इसमें भी आप बहुत सारे लेवल्स को क्लियर करके देन यू ऐड CFA इन योर नेम। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, सो जब सब MBBS कर लेते हो, अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, सालों की प्रैक्टिस के बाद जाके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाते हो। सो दिस इज़ व्हाट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि आपने इतने सालों की थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पढ़ाई की है, उसके बाद जाके आपको वो डेजिग्नेशन मिला है। उसके बाद दूसरी चीज़ वो कहते हैं प्रोफेशन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। yes, educational degree. For example, to become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specified examination conducted by the ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. अगर आपको CA बनना है तो आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे। अगर आपको सपोज कर लीजिए MBA करना है तो MBA के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, CAT, SAT, NMAT, इस तरह के आपको
एग्ज़ाम्स को क्लियर करके अच्छा परसेंटाइल लेकर फिर आपको MBA में एडमिशन मिलेगा। सो एक क्राइटेरिया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है आपकी कि आप ऐसे ही नहीं यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लोगे, आप ऐसे ही नहीं हमारी इस एसोसिएशन का पार्ट बन जाओगे। आपको पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको पहले एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, इन लेवल्स को क्लियर करके देन यू विल बी एबल टू एंटर द ऑर्गेनाइजेशन और द एसोसिएशन। ये प्रोफेशन का क्राइटेरिया है। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप एंटर करना चाहते हो तो उसका एक क्राइटेरिया है और वो रिस्ट्रिक्टेड है, मे बी थ्रू एग्जामिनेशन, मे बी थ्रू एक्सपीरियंस। I hope it is clear. Next is professional association. All professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificate of practice and formulates and enforces a code of conduct. किसी भी प्रोफेशन की बात कर लीजिए, सपोज कर लीजिए आप लॉयर की बात करें, ठीक है। लॉयर में भी आपको जो है काफ़ी लीगल रेगुलेटरी जो उनकी पॉलिसीज़ होती है उससे जाना पड़ेगा, गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है, कि कैटेगराइजेशन है, उसमें कितनी सीट्स जनरल के लिए हैं, कितनी सीट्स SC ST OBC के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपने कितने कितने लेवल्स क्लियर किए हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा उसका, आपने एक्स्ट्रा कितना लॉ की पढ़ाई की हुई है, ठीक है, आपने कौन कौन से कोर्ट्स में प्रैक्टिस किया हुआ है, राइट, आपको लॉ की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। सो आपके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होंगे, राइट, कि आप जैसे कि डॉक्टर्स की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो डॉक्टर्स को सब बिना किसी रिलीजन के, कि वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, सबको एज अ पेशेंट ट्रीट करना है। जब आपके पास कोई बीमार व्यक्ति आया है डॉक्टर के पास तो वो ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जैसे हम डॉक्टर का एक अगर एग्जाम्पल लें, जैसे हम डॉक्टर का अगर एग्जाम्पल लें तो उसमें अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आ रहा है तो पेशेंट को एज अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या फिर ये किसी बहुत ही बिलो बहुत ही छोटी कास्ट का है तो इसलिए मैं इसे एज अ पेशेंट इसका चेकअप नहीं करूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनका प्रोफेशन उनको कहता है। आई होप अगर आपने मुझे लगता है अगर आप में से किसी ने भी एक फिल्म देखी होगी 26/11 की, तो उसमें भी जो लड़का होता है जिसने अटैक किया होता है होटल में, ताज होटल में अटैक किया, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया, हॉस्पिटल पे अटैक किया, तो उसमें जब उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो जब उसको काफ़ी चोटें लग जाती हैं तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है, उसको लेके जाते हैं डॉक्टर के पास कि ये ठीक हालत में हो जाए ताकि इससे हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकें कि इसने क्यों इतने लोगों को मारा। तो वो डॉक्टर उसका प्रॉपर इलाज कर रहा होता है क्योंकि ये उसका प्रोफेशन है, इसका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका प्रोफेशन उसको ये कहता है कि आपको कोई भी आपके पास पेशेंट आ जाए, आपने उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से उसको ठीक करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर और रिलीजन। तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये प्रोफेशन इज़ बेसिकली लिंक्ड टू कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे सब आप देखते होंगे कि कोई गवर्नर है, वो किसी भी स्टेट के अगर जैसे कि यूनियन टेरिटरी के या किसी भी स्टेट के अगर जो गवर्नर है वो जब ओथ लेते हैं तो वो शपथ लेते हैं कि वो हमेशा सच का साथ देंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। सो ये कोड ऑफ कंडक्ट है उनका कि वो इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया, लॉयर्स हैव टू बिकम मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़। आई होप इट इज़ क्लियर। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नाउ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या बोला, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने अभी आपको समझाया था कि प्रोफेशन इज लिंक्ड टू कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना जब आप एक प्रोफेशन में हो। जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन की बात करूँ तो एक अब रूल बना दिया गया है सारे ही स्कूल्स में भी, इवन ट्यूशन सेंटर्स पे भी, कि आप बच्चे को मार नहीं सकते। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट ही बन चुका है एक तरीके से, ठीक है, ये एक रूल बन चुका है। दिस इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट कि आप बच्चे पे हाथ नहीं उठाओगे, आप बच्चे को मारोगे नहीं, आप सिर्फ उसे स्कोल्ड कर सकते हो, आप उसे वर्बली डांट सकते हो,
डांट फटकार लगाओ, लेकिन आप बच्चे को मारोगे नहीं। सो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गया टीचर के लिए। ऑल डॉक्टर्स फॉर एग्जाम्पल टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। जब डॉक्टर भी ओथ लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो ओथ लेते हैं कि हम हमेशा फेयर रहेंगे, हम कभी भी कोई अनफेयर मीन्स की तरह पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, हम कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, हम पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज योर सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का काम तो बेसिकली सर्विस देना ही है ना। टीचिंग में भी आप बच्चे को फ्यूचर रेडी बना रहे हो, बच्चे को उस सारी नॉलेज दे रहे हो अपनी, ताकि बच्चा जो है वो अच्छी समझ रख सके दुनिया की, उसे दुनियादारी की समझ रहे, वो मैथ्स में, इंग्लिश में और भी सब्जेक्ट्स में अच्छा करे। ये टीचर का काम है। डॉक्टर का काम है कि सबको अच्छी हेल्थ एडवाइस देना, सबको समझाना कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, हेल्थ का कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर का काम है, ठीक है। सर्विस दे रहे हैं अपनी, कोई बीमार है, किसी को सालों से बीमारी है, मे बी उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो वो रिसर्च करते हैं, बेसिकली वो सर्विस मोटिव है। कोई भी प्रोफेशन है, तो सेम वे द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज। द टास्क ऑफ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस। लॉयर के पास आप जाते हो तो लॉयर को अपना केस बताते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे किस तरीके से जो है अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। लीगल एडवाइस लेते हो उससे, वो आपको लीगल एडवाइस देते हैं। तो इसमें लॉयर का काम है कि आपको बेस्ट एडवाइस देना, अपनी बेस्ट से बेस्ट समझ के साथ आपको गाइड करना, ताकि आपको जस्टिस मिल सके। सो मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। वो कहते हैं मैनेजमेंट एग्जैक्टली उस क्राइटेरिया पे खड़ा नहीं उतरा जिसपे प्रोफेशन है। सो हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन नहीं कह सकते। हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन। कुछ फीचर्स हैं प्रोफेशन के। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। पूरी दुनिया में मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन एक अलग तरह का सब्जेक्ट बन के निकला है। जैसे इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी तरीके से मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है। इट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑफकोर्स इसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर ये एक अलग सब्जेक्ट है तो इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, थियोरीज हैं, लॉज हैं, ठीक है, इसमें भी आपको एक सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। आपको ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। सो दिस इज़ ऑल मैनेजमेंट। ये सब मैनेजमेंट के इर्द गिर्द आते हैं। आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। इट इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट, सेपरेट डिसिप्लिन। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस। This knowledge can be acquired at different colleges, professional institutes and through a number of books and journals. आप मैनेजमेंट की जानकारी कहाँ कहाँ से ले सकते हो? आप जर्नल्स पढ़ सकते हो, ठीक है, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई कर रहे हो, जैसे अगर आप MBA करना चाहते हो, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ मैनेजमेंट डिग्री, तो आप IIM से कर रहे हो, ठीक है, इंडिया के टॉप 20 स्कूल से कर रहे हो, ठीक है, आप किसी कॉलेज से जाके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप वहाँ पे बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जर्नल्स पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। सम ऑफ दीज हैव बीन सेट अप विद द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, IIMs। एंट्री टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट इट्स यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, लेकिन IIM में एंट्री लेनी है तो आपको कैट क्लियर करना होगा। विद गुड परसेंटाइल, विद वर्क एक्सपीरियंस आप MBA कर पाओगे IIM से। तो आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है थ्रू एन एग्जामिनेशन। उसके बाद ये सेम चीज़ हमने पीछे प्रोफेशन में भी पढ़ी। प्रोफेशन में भी सेम चीज़ होता है, एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड। CA इज़ अ प्रोफेशन। CA के लिए आपको CA के एक लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे। CA इज़ अ प्रोफेशन। CA के लिए भी आपको लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, देन आप CA बनोगे। सो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है,
सिस्टमैटिकली आपको सारी नॉलेज सारी की सारी बुक्स से गो थ्रू होना पड़ेगा। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग, तो हम पढ़ रहे थे देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज। वो कहते हैं कि किसी भी मैनेजर को अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना है तो उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि आप प्रोफेशन में देखेंगे, किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करने से पहले उसका एग्जामिनेशन क्लियर करना, उसका इंटरव्यू क्लियर करना, उसका कोई भी टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तभी आपको जो है एडमिशन मिलेगा, आप उस प्रोफेशन को ऑफिशियली ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। मैनेजर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। Anyone can be called a manager irrespective of the educational qualification possessed। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे हम देखते ज़रूर हैं कुछ हद तक कि आपके पास वो डिग्री है, स्किल्स हैं, आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके पास और कौन कौन से स्किल्स हैं और कौन कौन से आपके पास नॉलेज है, तो तभी आपको अपॉइंट किया जाता है एज अ मैनेजर। बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज किया गया है आपके ऊपर कि आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप जो है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हो। उसके बाद वो कहते हैं अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर टू पोजेस वैलिड डिग्रीज। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए, सपोज कर लीजिए मेडिसिन की कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो उसे उसे मेडिसिन का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उस चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर वो उसका टेस्ट देगा, फिर वो उसके लेवल्स को क्लियर करके फिर वो उस प्रोफेशन का पार्ट बनेगा। सो ऐसा मैनेजर के केस में नहीं होता है। Nowhere in the world it is mandatory for a manager to possess any specific degree। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि मैनेजर बनने के लिए आपको ये पर्टिकुलर डिग्री होना ज़रूरी है। बट प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। उसके पास नॉलेज बेस होना चाहिए, उसके पास स्किल सेट होना चाहिए, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। उसके बेसिस पे ही जो है एक ऑर्गेनाइजेशन उसे मैनेजर के लिए अपॉइंट करेगी। इतनी बात कही है उन्होंने। Since there is a greater demand for those who possesses degrees or diplomas from a reputed institution। जैसे कि अगर आपने MBA किया हुआ है, ठीक है, आपने अच्छे बी स्कूल से MBA किया गया है, तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। द सेम इज़ विद द मैनेजर, कि मैनेजर के पास अगर एक अच्छी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की डिग्री है तो उस बेसिस पे भी हो सकता है उसको जो है अपॉइंट किया जाए। सो हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके पास क्वालिफिकेशंस हो, उसके पास डिग्री हो, उसके पास अच्छी कॉलेज की डिग्री हो, अच्छे इंस्टीट्यूट की डिग्री हो, उसके पास स्किल्स हों, उसके पास नॉलेज बेस हो, ताकि उसको अपॉइंट किया जाए। बट ऐसा कोई रिजिड आप कहिए क्राइटेरिया वो नहीं है मैनेजर के लिए। देयर आर सेवरल एसोसिएशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया लाइक AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, that has laid down code of conduct to regulate the activities of their members. There is, however, no compulsion for manager to be the member of such an association, nor does it have any statutory backing। वो कहते हैं जो मैनेजर्स हैं ना, उनके लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है और मैनेजर ये ऐसा कहा जाता है कि मैनेजर्स कैन बी द पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन। जैसे लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो लेबर्स के लिए काम करती है, उसी तरीके से मैनेजर्स को लेकर भी एक एसोसिएशन है जो मैनेजर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। यानी जितने भी मैनेजर्स हैं वो इसका पार्ट बन सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है लेकिन उनके लिए कहीं भी। इसमें उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स बताए जाते हैं, ठीक है, कि क्या उनका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसे उनको काम करना है। देयर इज़ हाउएवर नो कंपल्शन फॉर मैनेजर्स टू बी द मेंबर्स। उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो इस एसोसिएशन का पार्ट बने। उसके बाद वो कहते हैं फोर्थ पॉइंट इज द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स। मैनेजर का जो मेन प्राइमरी फोकस जो है ना वो किस पे होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, चाहे वो अच्छे स्किल सेट के इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करना हो ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो जो है सेल्स बढ़ानी हो, ठीक है, कोई भी पर्पस हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे अचीव करने का काम मैनेजर करता है।
This may be profit maximization for a business enterprise and service for a hospital. However, profit maximization as the objective of management does not hold true and is fast changing. अब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो करती ही है, लेकिन ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका मोटिव नहीं है, उसके मोटिव्स और भी बहुत सारे हैं। तो अगर आप सिर्फ एक ही बेसिस पर चल रहे हो कि हमें प्रॉफिट्स ही करने हैं, हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, हमें और पैसा कमाना है, तो सिर्फ ये ही गोल नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का, और ना ही ये लंबे समय तक चल सकता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग रन में ज़्यादा लंबा नहीं चल सकती, ठीक है। सो देयरफॉर इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ गुड मैनेजमेंट टीम that is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality products at reasonable prices. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट टीम है जो जानती है कि कैसे उसे अपने काम को और अपने इंडिविजुअल्स यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें यूनाइट करना है, उनके साथ मिलकर कैसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने काम को पूरा करना है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स देनी है एट रीज़नेबल प्राइजेस जो टाइमली डिलीवर हो कस्टमर को, अगर ये चीज़ है एक मैनेजमेंट में तो सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपने गोल्स को अचीव कर सकती है इन द लॉन्ग रन। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपसे कहा भी था कि हम आगे पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है। तो अब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। अभी चार्ट भी दिखाऊंगी आपको। तो वो कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म used for certain functions performed by individuals in an enterprise who are bound together in an hierarchy of relationships। वो कहते हैं मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल टर्म है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी, आई होप आप सबने डेफिनेशन याद कर ली होगी, तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें भी हमने पढ़ा था बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, बेसिकली 5 फंक्शंस हैं। सो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। कौन परफॉर्म करता है इन्हें? इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द मैनेजर, इन अ हायरार्की ऑफ जो बाउंड है टुगेदर। ये बाउंड है यानी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे पर ये सब निर्भर भी हैं लोग, और एक तरीके से आप कहें डिपेंडेंट भी हैं और इंटरकनेक्टेड भी हैं। इनका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की। अब हायरार्की क्या है यहाँ पे? देखिए सबसे टॉप पे कौन आते हैं आपके? CEOs, चेयरमैन हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये टॉप पे आते हैं। फिर दूसरे पे कौन आएंगे? मिडिल लेवल मैनेजर्स आएंगे, ठीक है। जिन टॉप मैनेजमेंट जो भी अपना काम है वो इन्हें देती है, मिडिल लेवल मैनेजर्स को देती है। फिर जो मिडिल लेवल पे है मैनेजर्स वो आगे कम्युनिकेट करते हैं काम को, जो वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं बेसिकली उनको बताते हैं। फिर जो सुपरवाइजर्स हैं वो आगे काम लेबर को बताते हैं, और लेबर एक्चुअल में इस काम को इम्प्लीमेंट करता है। लेबर हैं या जो भी काम करेंगे उनको समझाते हैं। कौन? सुपरवाइज़र। तो ये हायरार्की बनी हुई है, ठीक है। दिस इज़ हायरार्की। जैसे एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में कोई भी मेजर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे सपोज को एग्जामिनेशन आना है, पीरियोडिक टेस्ट होने हैं, कोई भी एग्जामिनेशन होना है, ठीक है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का या जो भी आपका एग्ज़ाम्स होने हैं फर्स्ट टर्म के या सेकंड टर्म के, तो उसका जो मेन नोटिस है सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट यानी आपके जो चेयरमैन होंगे आपके स्कूल के वो देंगे, ठीक है। वो डिसाइड करेंगे कब से कब तक बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, क्या टाइमिंग्स रहने वाले हैं, कौन सी क्लास के एग्ज़ाम कब होंगे, किस दिन बच्चों को जो है छुट्टी दी जाएगी, सब डिसाइड करेंगे, ठीक है। डिसाइड कर लेने के बाद वो ये नोटिस जो है प्रिंसिपल को भेजेंगे। प्रिंसिपल हो गई आपकी मिडिल लेवल मैनेजर। प्रिंसिपल को नोटिस भेजा, प्रिंसिपल उस नोटिस पर साइन करके जो है आगे किसको देगी? जो है कोऑर्डिनेटर जो होगा उसको देगी। कोऑर्डिनेटर पूरे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हैं उनको वो हैंड ओवर करेगा, टीचर्स आगे आपको हैंड ओवर करेगी। तो ये क्या है? दिस इज़ द हायरार्की। ये एक हायरार्की बनी हुई है कि पास ऑन होगा काम इस तरीके से। सो इसे हायरार्की कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट नहीं बताएगा लेबर को जाके कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task.
जितने भी लोग होते हैं ना इस हायरार्की में, चाहे वो चेयरमैन है, वो चाहे वो आपका प्रिंसिपल है, चाहे वो कोई भी है, स्कूल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो उसमें सबको ये इन्वॉल्व होता है और सबको रिस्पॉन्सिबल होता है काम के कंप्लीट होने के लिए, कि काम इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके लिए हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। To be able to fulfill that responsibility, he is assigned a certain amount of authority or the right to take a decision. कुछ अथॉरिटी तो होनी चाहिए अपने पास, है ना, अपने पास कुछ पावर तो होनी चाहिए कि जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकें। सिर्फ इतना काम नहीं होता कि आपको जो कह दिया गया आपको आंख बंद करके वो इम्प्लीमेंट कर देना है। हो सकता है उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़े, ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं, बट कुछ हद तक आपके पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं टू बी एबल टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम आपको आपके टॉप मैनेजमेंट ने कहा है करने के लिए, आपको ऊपर से ऑर्डर मिला है, तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि आपको जो काम साइन हुआ है वो आप कंप्लीट करो। ठीक है, विथ सर्टन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और द राइट टू टेक अ डिसीजन। उस काम को करना कैसे है, उस काम के लिए आपको कितने लोग और चाहिए होंगे, तो वो चीज़ की अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप खुद भी कोई इनिशिएटिव ले सको। सिर्फ आंख बंद करके जो आपको आपके टॉप मैनेजमेंट ने कह दिया आपको वही करना है, ऐसा नहीं हो सकता और ना ऐसा होना चाहिए। दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये पर्टिकुलर काम, आपको इतने यूनिट्स आज बनाने हैं, तो इसकी अथॉरिटी भी देनी चाहिए आपको। कैसे बनाने हैं, उसमें आपको कितना मटेरियल चाहिए, ये भी आपको हेल्प आउट करना चाहिए, इतनी अथॉरिटी देनी चाहिए कि आप खुद भी अपने बिहाफ पे कोई डिसीजन या कोई इनिशिएटिव ले सकें। उसके बाद वो कहते हैं दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स एंड गिव राइज टू डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है ना, ये इंडिविजुअल्स को जोड़ता है। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स को जोड़ता है, काम कोई एक तो करेगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, काम एक को बता दिया गया वो आगे बाकी सबको बताएगा। ठीक है, तुम ये करोगे, अब वो आपस में काम को बांट लेंगे कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। ठीक है, तुम रिसोर्सेज इकट्ठे करो, तुम फाइनेंस को मैनेज करो, तुम मार्केटिंग पे ध्यान दो, तुम प्रोडक्शन करो, तुम सेल्स पे ध्यान दो, तुम कस्टमर के साथ डील करो। ठीक है, तुम सामान को पैक करके कस्टमर तक पहुँचाओगे, तो काम आपस में जो है बांट लिया जाएगा। सो दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल्स बन जाते हैं इससे। जनरली स्पीकिंग देयर आर 3 लेवल्स इन द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जनरली मेजरली 3 ही लेवल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। लेट्स सी कौन कौन से हैं वो। पहला है टॉप मैनेजमेंट, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, जिसमें आपके टॉप सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। ठीक है, उसमें आता है आपके टॉप मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या है वो समझते हैं। They consist of the senior most executives of the organization by whatever name they are called. आप उन्हें जिस मर्जी नाम से कहो, आप उन्हें senior most executive कहते हैं। They are usually referred to as chairman, chief executive officer, chief operating officer, president and vice president। तो ये हमारे किस में आते हैं, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, सबसे टॉप मैनेजमेंट। और इनका काम होता है प्लानिंग करना, गोल सेट करना। ठीक है, एक विजन होना, लीडरशिप स्किल्स होना, ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लानिंग करने का काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। अब इनकी एक टीम होती है। सपोज कर लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टॉप मैनेजमेंट में सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं होगा, उनकी एक टीम होगी, बल्कि रादर देयर विल बी अ टीम। और उस टीम में कौन कौन होगा, उस टीम में होंगे उनके फाइनेंस से होंगे, मार्केटिंग से कुछ लोग होंगे, कुछ लोग सेल से होंगे, मतलब डिफरेंट डोमेन से आते होंगे। वो लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, उनको सालों का एक्सपीरियंस होगा। तो वो लोग जब इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे, दे विल बी एबल टू प्लान बेटर, क्योंकि उन्हें अपनी फील्ड में नॉलेज है, तो वो बेटर आइडियाज़ दे पाएंगे, बेटर तरीके से सोच पाएंगे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डायरेक्शन देनी है, हमारा गोल कितना रियलिस्टिक है।
कितना जल्दी या कितना लेट हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो वो कहते हैं टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स हेडिंग फाइनेंस, marketing, etc. For example, Chief Finance Officer, Vice President of Marketing, their basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization. वो कहते हैं different departments हैं organization में, उनको coordinate करना, उन तक ये कम्युनिकेट करना कि गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का एंड उन्हें हेल्प आउट करना टू अचीव दोज गोल्स। These top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization. ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रॉफिट्स कितना अच्छा फाइनेंशियली कर रही है। सो वेलफेयर एंड सर्वाइवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो इनके हाथ में होता है। They analyze the business environment and its implications for the survival of the firm. ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी डील करते हैं, ठीक है, जितनी भी मेजर मीटिंग्स होंगी, जितना भी डील्स वगैरह होंगी, तो उनसे ही बात होगी टॉप मैनेजमेंट से। तो टॉप मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे वो सबसे पहले इनको पता होने चाहिए, इनकी नज़र में आएंगे, फिर ये उस अकॉर्डिंग जो है चेंजेस लाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो दे इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज टू अचीव देयर गोल्स फॉर देयर अचीवमेंट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स स्ट्रैटेजीज बनाती है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है हमारी इस बार के लिए, क्या इनोवेटिव हम करने वाले हैं इस बार। तो ये सब किसके हाथ में, ये टॉप मैनेजमेंट के हाथ में। They are responsible for all the activities of the business and for its impact on the society. सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इनका, लोगों को इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ये इनका काम होता है सब कुछ जानना और समझना। द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। इनका जो काम होता है वो बेसिकली मेंटल काम होता है, दिमाग वाला काम होता है। प्लानिंग दिमाग से करनी है, स्ट्रैटेजी दिमाग से बनानी है। सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रैटेजिक और स्ट्रेसफुल टास्क होता है इनका, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे टॉप मैनेजमेंट में लीडर्स होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए टॉप मैनेजमेंट में जो लंबा समय देने के लिए रेडी हैं, जो टाइम टू टाइम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, जो टाइम टू टाइम बातचीत करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कितना खुश है लेबर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हमारी मे बी कोई फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो लोग हमारी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, समाज में जो लोग हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो ये सब सोचने का काम जो है टॉप मैनेजमेंट का ही होता है। नेक्स्ट इज मिडिल मैनेजमेंट नाउ इज़ द लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजर्स। सो ये एक लिंक का काम करता है टॉप और लोअर लेवल को जोड़ने का। तो मिड में आता है, so इसलिए ये लिंक की तरह काम करता है। दे आर सबॉर्डिनेट टू द टॉप मैनेजर। सबॉर्डिनेट यानी उनके नीचे आते हैं। टॉप मैनेजर्स के बाद उनके नीचे कौन आता है, सबॉर्डिनेट कौन है, मिडल लेवल मैनेजर्स, ठीक है। इन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सुपीरियर यानी कि जो बिल्कुल लोअर लेवल पे है ना, उनसे सुपीरियर हैं, उनसे बड़े हैं पोजीशन में, बट टॉप मैनेजमेंट से नीचे हैं, सबॉर्डिनेट हैं उनके। दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स। दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स। फॉर एग्जाम्पल production manager, middle management is responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by top management. जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे कि सेल्स मैनेजर, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर। डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो उस डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड तो होगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए आपकी क्लास को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ए बी एंड सी में डिवाइड किया गया। तो उस ए बी एंड सी का कोई मॉनिटर तो होगा, है ना, कोई इंचार्ज होगा टीचर जो रिप्रेजेंट करेगा क्लास को। सो उन 3 सेक्शंस के अपने अपने मॉनिटर होंगे। द सेम वे इज़ विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे और उनका कोई ना कोई तो हेड होगा जो उस
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के काम को मैनेज करेगा और रिप्रेजेंट भी करेगा। मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स। जो भी काम उनको टॉप मैनेजमेंट ने बताया है कि ये हमारा गोल है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, नाउ दिस इज़ इन योर हैंड, आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ने बता दिया आपको। मिडिल मैनेजमेंट जो है अब प्लान करेगा, अब रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो प्लान किया गया है टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग की है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रैटेजीज डेवलप बाय टॉप मैनेजमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, ये काम जो है मिडिल मैनेजमेंट करेगा। ये मिडिल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सो एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, साथ ही साथ टॉप मैनेजमेंट से तो उन्होंने ऑर्डर्स ले लिए, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, जो बिल्कुल लोअर लेवल पे आते हैं ना, जो असल में काम करेंगे, उनकी भी बात को सुनना इनका काम है। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अगर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ने स्ट्राइक कर दी किसी भी कारण की वजह से तो काम रुक जाएगा, उनकी बात को सुनना भी मिडिल मैनेजमेंट का काम है। तो मिडिल मैनेजमेंट जो है ना, उसे टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर लेने हैं, फिर उसे उन ऑर्डर्स को जो है कम्युनिकेट करना है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स यानी लोअर लेवल मैनेजर्स, जो लोअर लेवल पे वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करना है, उनको समझाना है कि काम है क्या और आपको कैसे करना है। Their main task is to carry out the plans formulated by the top managers. For this they need, अब जो भी टॉप मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, फॉर दिस दे नीड टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं टॉप मैनेजमेंट की, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सोनल, उनका जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, सो उनके जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास सफिशेंट लेबर है काम करने के लिए, लोग हैं उनके पास काम करने के लिए, फाइनेंस है, बजट कितना है हमारा, टॉप मैनेजमेंट ने हमें कितना पैसा दिया है और हमें पर्टिकुलरली हर एक डिपार्टमेंट को कितना एलोकेट करना है, कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगा पैसा, कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो जाएगा पैसे का, तो भी हमें मैनेज करना है, और अगर कम है तो हमें पैसा कहीं ना कहीं से रेज करना होगा। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, अब हमें काम पता लग गया मिडिल मैनेजर्स को, वो आगे इसे कम्युनिकेट करेंगे बाकी सबको बताएंगे। मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, उन्हें मोटिवेट करना, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं लोग उनको समझाना, उनको बताना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मेरा काम है प्रोडक्शन करना, मुझे सेल्स वाले के साथ भी बनानी पड़ेगी, मुझे मार्केटिंग वाले को भी समझाना पड़ेगा, मुझे जो है फाइनेंस वाले के साथ भी अपना सॉर्टेड रखना पड़ेगा काम, तभी जो है हम कलेक्टिवली काम कर पाएंगे। एक के साथ भी अगर मेरा झगड़ा हो गया या मेरा कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से, तो मेरा काम रुक जाएगा। मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ लेकिन मार्केटिंग ही नहीं हो रही है, कहीं पता ही नहीं लग रहा लोगों को कि हम क्या सामान बना रहे हैं, या हम सामान बना भी रहे हैं तो आगे फाइनेंस बंद हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें फाइनेंस नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, हमें पैसा ना मिलेगा, ना हम रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे, ना प्रोडक्शन होगी। अगर हम सामान बना रहे हैं और सामान की सेल नहीं हो रही है, जिसके लिए सेल्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो तब भी हमारा काम रुक जाएगा। तो किसी भी कारण की वजह से जो है हमारा काम जो है ना वो नहीं रुकना चाहिए, इसलिए सब डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक बनाकर चलना पड़ता है। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जो सबसे निचले स्तर पे काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ भी बनाकर इनको रखना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और उनके काम पे नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो थर्ड लेवल आता है दैट इज सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल सर पे खड़े होकर ना काम करवाते हैं। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है या मेरी कोई कंपनी है और मैं लेबर के बिल्कुल सिर पे खड़े होकर उससे काम करवा रही, सुपरवाइज कर रही हूँ, टाइम टू टाइम आकर पूरा एक डेटा मैंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, एक रजिस्टर बनाया हुआ मैंने, और मैं रोज़ आके चेक करती हूँ कि अच्छा कितने यूनिट्स बने, किस क्वालिटी के बने, स्टैंडर्ड्स क्या रहे,
क्या तुम वो जो स्टैंडर्ड्स भेजे गए हैं ऊपर से उसे मीट कर पा रहे हो, क्या तुम्हारा यूनिट्स जो है प्रॉपरली बन रहे हैं, कितनी मशीन्स तुमने यूज़ की, वो मशीन्स कितना टाइम ले रही हैं, ठीक है, ये सब मैं नोट करती जाऊँगी, रिकॉर्ड बनता जाएगा। ये रिकॉर्ड मैं क्यों बना रही हूँ, सुपरवाइज़र ये रिकॉर्ड क्यों बनाते हैं, वो ये इसलिए बनाते हैं ये चेक करने के लिए कि टाइमली काम कंप्लीट हो रहा है, कहीं जो है वेस्टेज तो नहीं हो रहा टाइम का, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा रिसोर्सेज का। ऐसा तो नहीं है कि आधे लोग बैठे हैं और सिर्फ 2-3 लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब डेटा जो है ना यहाँ पे बनता है, यहाँ पे उन्हें लेबर के बारे में इम्पर्सनल सारी जानकारी रहेगी, इसको कौन सा काम आता है, इसको कौन सा काम नहीं आता है, ठीक है, ये काम इतनी स्पीड में कर सकता है, ये काम थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर लेता है, इसको इस काम में लगाओ। तो इसे बिल्कुल पता होता है इन्हें कि किस लेबर का कैसा नेचर है और ये काम करवाने में और सुपरवाइज करने में सबसे बेस्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर। Foremen or supervisors comprise the lower level in the hierarchy of the organization. Supervisors directly oversee the efforts of the workforce. जो भी लोग आपकी काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, उन पे नज़र रखने का काम करते हैं। Their authority and responsibility is limited. इनके पास ज़्यादा कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती है, पावर नहीं होती इनके पास कि ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लें, ये कोई बहुत बड़ा इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है इनके पास काम करवाने की, बट इनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी लिमिटेड। ये टॉप मैनेजमेंट की तरह बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। टॉप मैनेजमेंट ने मिडिल मैनेजमेंट को बताया, मिडिल मैनेजमेंट ने आगे सुपरवाइज़र को बताया, सुपरवाइज़र आगे वो वर्कर्स को बताएगा काम, और वर्कर असल में उस काम को करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये लेबर के साथ रोज़ इंटरैक्ट करते हैं। थ्रू देयर एफर्ट quality of output is maintained, wastage of material is minimized and safety standards are maintained. काम करते वक्त किसी लेबर को चोट ना लग जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है, और आउटपुट अच्छा आ रहा है, क्वालिटी अच्छी है, इसका भी ध्यान रखते हैं। The quality of workmanship and the quantity of output depends on the hard work, discipline and loyalty of the workers. तो ये हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी समझ लिए। यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल में दे रखा है, सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट, देन मिडिल मैनेजमेंट, देन ऑपरेशनल मैनेजमेंट आता है, यानी सुपरवाइजरी रोल, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। मैं बार बार आपसे पूछती रहूँगी कि आप साइड बाय साइड रिवीजन कर रहे हैं, जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना उससे एक बार गो थ्रू ज़रूर करें। अगर आपको जैसे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं पीडीएफ में, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हो। आप हेडिंग्स भी लिखोगे ना, आपको याद होती जाएगी। आप मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से गो थ्रू हो जाइए, बुक से गो थ्रू हो जाएंगे, आपको वो एकदम दिमाग में छप जाएगी। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ के करोगे तो अपने आप चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। अब हम करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पे एक डेडिकेटेड चैप्टर भी है। प्लानिंग पे एक अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग पे एक अलग चैप्टर है, स्टाफिंग पे अलग चैप्टर है। सो इन पे डेडिकेटेड चैप्टर्स बनाए हैं इसमें। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे पढ़ेंगे भी। अभी हम पढ़ते हैं, सिर्फ मोटा मोटा ऊपर से पढ़ना है हमें कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है। सो लेट्स स्टडी। Management is described as the process of planning, organizing, directing and controlling the efforts of organizational members and of using organizational resources to achieve specific goals. अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आगे आप कोऑर्डिनेशन भी पढ़ोगे, इसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन ही स्टार्ट होगा। तो पहले आता है प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग। एक सेकेंड, यस, पहले आता है आपका फंक्शन प्लानिंग। सो प्लानिंग में क्या होता है, प्लान करते हो आप। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हु इज टू डू इट।
आप यहाँ पे ये डिसाइड करते हो कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। जैसे सपोज कर लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड्स की क्लासेस है आपकी, राइट, +2 इज़ बोर्ड। तो बोर्ड्स के लिए आपको कैसे शुरुआत करनी है, आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। आपको पहले NCERT पढ़ना है, कंसेप्ट समझना है, फिर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं उसके, ठीक है, इजी क्वेश्चंस, देन थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस लगाने हैं, देन PYQ सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। सो वो आपको एक टोटल ओवरऑल जो है ना प्रिपेयर कर देगी बोर्ड्स के लिए, कि जब आप बोर्ड्स के लिए बैठोगे तो आपको कभी भी, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम कोई पेपर देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, आप फेमिलियर हो जाओगे उससे। सो व्हाट टू डू, क्या क्या पढ़ना है मुझे और कैसे पढ़ना है। द सेम इज़ विद द ऑर्गेनाइजेशन, क्या काम करना है हमें और कैसे करना है, कौन करेगा हमारे काम को। अब जैसे मेरे पास अगर कोई आइडिया है कि मुझे जो है टेलर का काम शुरू करना है, ठीक है, कपड़े सिलने वगैरह का, तो ये काम जो है, ये कौन से काम मैं लूँगी, मैं जो थोड़े से डिज़ाइनर कपड़े हैं वो सीऊँगी, मैं सीना शुरू करूँगी, या फिर मैं जो है थोड़े सूट्स वगैरह या डिज़ाइनर लहंगे ये सब बनाऊँगी, ठीक है, या मैं ड्रेसेस बनाऊँगी, थोड़ी मॉडर्न ड्रेसेस बनाऊँगी, ठीक है। तो किस तरह का मेरा काम होगा और उस काम को करने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज मेरे पास अभी अवेलेबल हैं कि मुझे बाहर से उठाने पड़ेंगे, मुझे फाइनेंस कितना चाहिए होगा, तो ये सब मैं प्लानिंग में डिसाइड करूँगी। दिस इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। गोल्स को सेट करोगे आप, यहाँ पे आप डेवलप करोगे एक नया तरीका कि अपने काम को कैसे टाइम पे कंप्लीट करना है और कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। समिता का एग्जाम्पल हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी ना, पार्ट 1, तो उसमें हमने समिता का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें समिताज ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कैंडल्स, जिसमें वो डिज़ाइनर कैंडल्स बनाती है और उसमें वो सिर्फ वुमेन को ही एम्प्लॉय करती है इस काम में, ठीक है। तो समिता का ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्शन करना, सेल करना कैंडल्स की। समिता हैज़ टू डिसाइड क्वान्टिटीज़, उसे क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि एक दिन में कितनी कैंडल्स बनेंगी, कि एक दिन में कितनी कैंडल्स बनेंगी, एंड द कलर, एंड देन एलोकेट रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, किस कलर की बनेंगी, किस डिज़ाइन की बनेंगी, कितनी साइज़ होगा उनका। तो ये सब वो पहले डिसाइड करती थी, फिर वो सामान खरीदने जाती है सप्लायर से, उसी तरीका सामान वो सप्लायर से फिर लेती है, फिर बनाती है। सो प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। प्लानिंग से ये नहीं है कि आपने सारे अनुमान लगा लिया, आपने बिल्कुल प्रिडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी तो हम उसको हैंडल इस तरीके से कर लेंगे। कुछ अनसर्टेन सिचुएशंस भी आ सकती हैं जो शायद हमने प्लानिंग में प्रिडिक्ट ना की हो, या प्रिडिक्ट की भी हो तो मे बी वो हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ले आई तो क्या हमारे हाथ में है? गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो क्या हमारे हाथ में है? हम मे बी सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, हमें किसी दूसरी कंट्री से जो है टैरिफ लग रहे हैं हमारे प्रोडक्ट पे, तो क्या हमारे हाथ में है? नहीं है। सो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो प्रिडिक्टेबल भी हो, बट वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारे हाथ में हो सकता है ना हो। सो प्लानिंग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, बट इट कैन प्रिडिक्ट देम, प्रिडिक्ट कर सकता है बट सॉल्व नहीं कर सकता। प्रिपेयर कंटीजेंसी प्लान्स टू डील विद देम इफ एंड व्हेन दे अकर। एक कंटीजेंसी यानी कि एक इमरजेंसी के लिए प्लान, कि अगर मेरा प्रोडक्ट, मैंने कोई इस बार प्रोडक्ट लॉन्च किया और अगर ये प्रोडक्ट फेल हो गया, ये प्रोडक्ट उतना प्रॉफिट ना जनरेट कर पाया, तो क्या करेंगे, प्लान बी क्या होगा मेरा, ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट योर सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan। किसी भी स्पेसिफिक प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें भाई रिसोर्सेज तो चाहिए, हमें फाइनेंस भी चाहिए, हमें मार्केटिंग भी करनी है, ठीक है, हमें जो है बजट बनाना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज चाहिए, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, हमें लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? इनकी कोई कॉस्ट भी होगी, तो इनकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर द अकम्प्लिशमेंट
of an organizational goals, the organizing function examines the activities and resources required to implement the plan. क्या रिसोर्सेज, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके और किन एक्टिविटीज़ को, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस रहने वाला है जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन करेंगे, क्या हमारी सेल्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहने वाली है जिससे हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में होता है। प्लानिंग में तो सिर्फ मोटा मोटा एक आइडिया था कि अच्छा हमें जो है ये पर्टिकुलर काम करना है, कुछ इनोवेशन के साथ करना है। अब कैसे करना है वो ऑर्गेनाइजिंग बताएगा। ऑर्गेनाइजिंग में हम बिल्कुल ब्रीफ करेंगे। इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, किस तरह के लोग चाहिए हमें, ठीक है, व्हेन इट विल बी डन, क्या टाइमिंग रहेगा, कब से हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कौन लोग करेंगे इस काम को, तो ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स और वर्क यूनिट्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर देते हैं, किसकी, लोगों की और मटेरियल की, रिसोर्सेज की, और हम डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। सो ये जो हायरार्की हमारी बनी हुई है ना ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप, मिडल एंड लोअर, इसमें हम काम को बांट दिया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है इसमें हमने काम को बांट दिया है। सबको अपने अपने काम, अपनी अपनी अथॉरिटी दे दी गई है कि आपका ये पर्टिकुलर काम है, आपका ये पर्टिकुलर काम है और आपको ये कंप्लीट करना है इतने पर्टिकुलर टाइम में। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हेल्प इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ वर्क। प्रॉपर टेक्निक के साथ, अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, अगर आप बिल्कुल क्लियर करके बताओ कि आपका क्या काम है, आपको कितने टाइम में चाहिए, आपकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए, एंड देन जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा सामने वाले को बताना, और सामने वाले के लिए भी ईजी हो जाएगा समझना कि अच्छा मुझे ये काम करना है, एंड वो उस तरीके से कर पाएगा। सो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक हेल्प करती है अकम्पलिशमेंट ऑफ वर्क एंड प्रमोट बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। आपके काम में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों आएगी अगर आपने सही टेक्निक के साथ काम किया है तो। डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। आपका जिस भी तरीके का काम है उस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, उस तरीके से आप लोगों को हायर करोगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग समझ लिया, मटेरियल को कि कौन करेगा हमारे काम को, कितना रिसोर्सेज चाहिए, ये सब हम किस में क्या डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। प्लानिंग में हम लोग प्लान करते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि हम इसमें लोगों को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं बेसिकली। सो स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही बंदे को ढूंढना अपनी जॉब के लिए। मुझे बंदा चाहिए जो फाइनेंस में अच्छा हो, जिसको फाइनेंस, कोर फाइनेंस आता हो, जो अच्छा, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो फाइनेंस की, जिसने काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स की हैं, जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, मैं उसी बंदे को हायर करूँगी फाइनेंस के लिए। So it means finding the right person for the right job. A very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualification are available at the right place and time to accomplish the goals of the organization. हमारे पास सही बंदा है जिसके पास प्रॉपर स्किल सेट है, क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, या मे बी वो फ्रेशर भी हो सकता है बट विद गुड एकेडमिक्स एंड गुड स्किल सेट, ठीक है, वो जॉब मार्केट में आया है जॉब लेने के लिए, एंड उसके पास जो है उसको सही जॉब मिले, ठीक है, उसके पास उसे सही जगह पे प्लेस किया जाए, जैसा उसका स्किल सेट है, जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका कैपेबिलिटी है, उस तरीके का काम अगर उसको मिले, इट मीन्स द राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट द राइट पोजीशन, उसे सही जगह पे रखा गया है। पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब इन द राइट प्लेस, ये ह्यूमन रिसोर्स का काम है, ये ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। हो सकता है वो फ्रेशर है,
उसको मे बी 60% काम आता है, 40% हमें सिखाना पड़ेगा। तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, हम उसको बहुत सारे मेथड्स के थ्रू समझाएंगे कि कौन कौन से काम उसे कैसे करना है काम को, इसके लिए उसको क्या क्या और नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। तो सब उसे एक ट्रेनिंग देंगे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे ताकि वो हमारी जॉब को कर पाए। जैसे कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज विच डेवलप्स सॉफ्टवेयर नीड्स सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स। तो उन्हें अपनी जॉब के लिए एनालिस्ट चाहिए, डेटा एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स चाहिए, ठीक है। सो मे बी उनको 80% काम आता हो, बाकी का 20% उनको कंपनी सिखाएगी ट्रेनिंग के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, ऐसा भी हो सकता है। या मे बी वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो वो आपकी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। सो स्टाफिंग बेसिकली मीन्स putting the right person in the right job. Next is directing. It involves leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. जो भी काम हमने एम्प्लॉयज़ को कहा है करने के लिए वो उसे टाइमली कंप्लीट करें, उनमें मोटिवेशन हो, ठीक है, उनमें एंथुजियाज्म हो काम करने का, वो किसी भी बर्डन के साथ ना काम करें। दिस रिक्वायर्स एस्टैब्लिशिंग एन एटमोसफियर दैट इनकरेजेस एम्प्लॉयज़ टू डू देयर बेस्ट। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन में, एक फ्रेंडली नेचर भी होना चाहिए, ठीक है, सुपरवाइज़र का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर भी होना चाहिए, एक लिसनिंग नेचर भी होना चाहिए, ताकि वो कनेक्ट कर सकें एम्प्लॉय के साथ, जो भी वर्कर है उसके साथ, एंड उसकी प्रॉब्लम को भी समझें, उसको हेल्प आउट करें एंड उसको उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें ताकि वो उससे बेटर तरीके से काम करवा सके और जो वर्कर है वो भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सके ऑर्गेनाइजेशन। सो मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द टू की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की, तो इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है मोटिवेशन, एक आता है लीडरशिप। लीडरशिप कौन परफॉर्म करेगा? जो काम करवा रहा है वो किस तरीके से उन्हें डायरेक्शन देगा, किस तरीके से उन्हें गाइड करेगा। एंड मोटिवेशन मोटिवेट करेगा वर्कर्स को कि तुम्हें काम क्यों करना है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए या अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए मोटिवेट करना। तो दो काम होते हैं, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहाँ वो काम करें, खुलकर काम करें, बेस्ट कंट्रीब्यूट करें, किसी बर्डन के साथ ना काम करें कि मेरी मजबूरी है काम करना यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। लीडरशिप में इन्फ्लुएंस करना लोगों को कि जो मैंने कहा है वो तुम्हें करना है, और लोग वो सामने वाला करे भी आपके काम को। जैसे मैं अगर एक सुपरवाइज़र हूँ, ठीक है, मेरा वो काम है आपसे कि मुझे आपसे काम करवाना है, जो भी मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं वो मैं आपको समझाऊंगी सारा काम, और आपको उसे टाइमली कंप्लीट करके मुझे देना है। सो अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा सुपरवाइज़र का और वर्कर का, तभी वो वर्कर काम कर पाएगा। सो लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर टू डू द टास्क। A good manager directs through praise and criticism in such a way that brings out the best in the employee. जो लीडर होता है, जो सुपरवाइज़र होता है, उसके दोनों ही काम होते हैं। क्रिटिसाइज़ भी करेगा वो आपको अगर आपने कोई काम सही से नहीं किया, या अगर आपका काम जो है वो उस क्वालिटी का नहीं था, उस लेवल का नहीं था, तो वो आपको क्रिटिसाइज़ भी कर सकता है। प्लस एट द सेम टाइम आपने कोई अच्छा काम किया है, आपने टाइमली कंप्लीट किया है, वो आपको प्रेज़ करेगा 10 लोगों के सामने, वो आपका एग्जाम्पल देगा बाकी सबको कि देखो इसने इस तरीके से बहुत कम पैसों में, बहुत कम टाइम में इतना अच्छा काम करके दिया, तो वो बाकी सबको मोटिवेट करेगा। सो वो आपकी प्रेज़ भी करेगा, वो आपको क्रिटिसाइज़ भी करेगा। ये दोनों ही काम होते हैं लीडर के। दिस इज़ लीडरशिप। नेक्स्ट इज़ योर लास्ट इज़ योर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स जो भी आपने काम किया आप चेक करना उसको। आपका जब रिजल्ट, आपका जब एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आप आंसर लिखते हो आंसर शीट पे, टीचर चेक करता है। दिस इज़ कंट्रोलिंग, कि टीचर चेक करेगा, इवैल्यूएट करेगा आपके आंसर्स को कि आपके आंसर्स में कितनी सच्चाई से आपने लिखा है, आपने चीटिंग किया है, आपने बुकिश लैंग्वेज लिखी है, या आपने अपने आप से समझकर चीज़ें लिखी हैं, आपको कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई है, आपने कितनी एग्जाम्पल्स लिखी हैं, आपने कितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ठीक से सॉल्व की हैं।
तो ये सब क्या है, कंट्रोलिंग। ये तो हो गया स्कूल का एग्जाम्पल। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स ने काम किया है, तो क्या हम उससे टाइमली कंप्लीट कर पाए? क्या हम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट थे? क्या कमी रह गई? क्या लोगों को हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट पसंद आ रहा है? मार्केट में क्या रिएक्शन है हमारे प्रोडक्ट का? सो कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी हमने गोल सेट किया था, क्या वो गोल हम अचीव कर पाए? अगर नहीं कर पाए, कुछ हद तक चूक गए, तो किस कारण की वजह से चूके, क्या गलती हो गई हमसे? और अगर हमने अचीव कर लिया देन वेल एंड गुड। हम प्लस पॉइंट्स भी देखेंगे, हम प्लस पॉइंट्स में भी जाएंगे कि क्या हमने अच्छा किया इस साल, क्या क्या हमने बेस्ट चीज़ें की हैं इस बार, जिसकी वजह से हम गोल्स को अचीव कर पाए। सो हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। यहाँ पे हम अपनी स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए थे उसके कंपैरिजन में अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स इस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि हमें इस तरीके का काम, हमें जो है 1500 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी थी 1 महीने के अंदर, और हम सिर्फ 1200 यूनिट की प्रोडक्शन कर पाए। मतलब कहीं ना कहीं हम चूक गए, 300 यूनिट्स बनाने में हम चूक गए। तो वो क्यों कमी रह गई? तो ये जो डेविएशन आई है 300 यूनिट्स की, ये क्यों आई है? अगर हम 1500 यूनिट नहीं बना पाए प्रॉपरली 1 महीने के अंदर, तो क्या कमी रह गई? अच्छा, जो 1200 बने हैं, क्या वो अच्छी क्वालिटी के बने हैं यूनिट्स? पैकेजिंग ठीक रही है? लेबलिंग उन पर ठीक हुई है? हम वो भी चेक करेंगे। 1200 यूनिट्स तो चलो ठीक बने, जो 300 नहीं बने हैं उनमें क्या कमी रह गई? क्या लोग कम थे? क्या टाइम कम था? या रिसोर्सेज कम पड़ गए? वो भी हम चेक करेंगे। सो उसमें भी हम डीप डाइव करेंगे जानने के लिए कि क्यों कमी रही इसमें। सो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस का। देन हम अपनी जो करंट परफॉर्मेंस है, हमने 1500 यूनिट्स के स्टैंडर्ड सेट किए थे, हमारी करंट परफॉर्मेंस क्या है? सिर्फ 1200 यूनिट बने। डेविएशन क्या, गैप कितने का है? 300 का गैप है। सो हम इस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, कि अगली बार जब हम प्रोडक्शन करें, अगली बार जब हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा, तो हमें कैसे उसे टाइमली कंप्लीट करना है। कंपेयरिंग दिस विद इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। एंड देन वी विल टेक करेक्टिव एक्शंस वेयर एनी डेविएशन इज फाउंड। जो भी कमी रह गई है हम उसे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। हियर मैनेजमेंट मस्ट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज़ एंड आउटपुट्स आर क्रिटिकल टू सक्सेस। किस तरीके की प्रोसेस को हमें फॉलो करना होगा जिससे हमें सक्सेस मिले। हाउ एंड वेयर दे कैन बी मेजर्ड एंड who should have the authority to take corrective actions। हो सकता है मिडिल लेवल मैनेजर्स अपना काम ढंग से नहीं कर पाए, हो सकता है सुपरवाइज़र अपना काम ढंग से नहीं कर पाया, या हो सकता है वर्कर्स जो थे वो छोड़कर चले गए, या वर्कर्स ने ठीक तरीके से काम नहीं किया। सो कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके लिए। अगर हम अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाए तो उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है पूरी हायरार्की में से। The various functions of a manager are usually discussed in order to give above, suggesting that a manager first plans, then organize, puts staff in position, then direct and finally controls। तो हमने सबको एक एक करके बारी बारी समझा, और इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं चलते। इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते फंक्शंस, कि पहले आपने डायरेक्टिंग लिख दिया, फिर आप लिख रहे हो प्लानिंग, फिर आप लिख रहे हो स्टाफिंग। ऐसा नहीं, पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये ऐसे ही चलते हैं। So in reality managers are rarely able to carry out these functions in isolation। वो कहते हैं मैनेजर्स इन फंक्शंस को अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते। These functions are interconnected and managers are also interconnected and interdependent with the other people in the organization। The activities of managers are interrelated and it is often difficult to pinpoint where one ended and the other began। एक साइकिल है, ये फंक्शंस जो है ना, ये एक साइकिल है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, कहीं भी रुकता नहीं है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ये कहना कि हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया, क्योंकि ये साइकिल जो है चलता रहता है और ये चलता ही रहना चाहिए।
सो आई होप आपको आज की वीडियो में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने समझा, हमने प्रोफेशन का जो थोड़ा सा पार्ट था वो भी पढ़ लिया एंड हमने जो है फंक्शंस भी समझ लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद इसे कंप्लीट कर लेने के बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम इसकी रिवीजन करेंगे। दैट विल बी अ क्विक रिवीजन फ्लो चार्ट्स के थ्रू, ठीक है। हम समझेंगे, इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे एंड देन एक अलग वीडियो आएगी जिसमें फुल फ्लेजेड केस स्टडीज़ सॉल्व करना समझाऊंगी मैं आपको। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।